लेट्स स्टार्ट व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। देखो पार्टनरशिप हम चल रहे हैं, पार्टनरशिप की एक सीरीज हमारी कंप्लीट हुई बेसिक फंडामेंटल, दूसरी सीरीज कंप्लीट हुई गुडविल। अब हम तीसरे चैप्टर में आ गए हैं जो पार्टनरशिप टर्म 1 के लिए लास्ट 1 चैप्टर है, मतलब सबसे आखिरी वाले से ठीक पहला वाला। यदि तुमने बेसिक फंडामेंटल अच्छे से पढ़ लिया और गुडविल अच्छे से पढ़ लिया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अच्छे से पढ़ लिया, तो एडमिशन में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, जो इसके बाद आखिरी चैप्टर है टर्म 1 के लिए। अदरवाइज समस्याएं हैं। यदि तुमने गुडविल अच्छे से पढ़ लिया तो एडमिशन में टोटल 6 स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व होता है। एडमिशन में टोटल 6 स्टेप्स, 5 ही हैं सर ये तो एक इधर से है ना, 5 और एक 6 स्टेप में काम होता है, जिसमें से पहली स्टेप है गुडविल, जिसका वैल्यूएशन तुमने कर लिया है ना। 2 से 3 स्टेप से तुम्हारी यहाँ कवर हो जाएंगे, इस चैप्टर में 2 से 3 स्टेप से कवर हो जाएंगे। मजे की बात यह है कि वो सबसे टफ चीज थी कैपिटल एडजस्टमेंट, वो तुम्हारे सिलेबस से हटा रखा है ना। लास्ट ईयर से पिछले 2 सेशन से जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है उसको हटा दिया सिलेबस से, दोनों सिलेबस से, मतलब स्टेट बोर्ड से भी और सीबीएसई बोर्ड से भी हटा दिया, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं आता। ठीक है, शुरू करें एक खुशखबरी के साथ, है ना। तो आज जो हमको पढ़ना है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पढ़ना है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, पहले हम बुक पढ़ेंगे, रीड करेंगे, उसके बाद हम इसको लिख करके भी देखेंगे, कंसोलिडेट करेंगे बाद। तो हेडिंग डाल लो अपनी अपनी बुक्स में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसके साथ में हो सकता है किसी के पास बुक हो और उसमें लिखा हो रिकंस्टिट्यूशन, हो सकता है किसी की बुक में लिखा हो रिकंस्टिट्यूशन, तो टेंशन लेना नहीं, है ना। एक ही बात मतलब है, खाना खाया वाला याद रखना, बस एक ही चीज के कई नाम हो सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग्स एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, किसी के बुक में ऐसा भी लिखा होगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग्स एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, किसी की बुक में ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो घबराना नहीं, सबका मतलब एक ही है, सबका मालिक एक है। आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सर पहले तो ये बताओ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का क्या मतलब है। तो मतलब ये है बेटा कि तुमने 11th क्लास का बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 2 क्लास 11, वहां पर तुमने पढ़ा चैप्टर नंबर 2 में क्या, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और तुमने पढ़ा कि पहला फॉर्म होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा होता है पार्टनरशिप, तीसरा होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, सॉरी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ज्वाइंट कंपनी, स्टॉक कंपनी, ऐसा करके कुछ, ज्वाइंट हिंदू फैमिली के बाद ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी है, कंपनी या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक ही बात है। ऐसे करके तुमने कुछ फॉर्म पढ़े, बिजनेस के टाइप्स पढ़े। तो पहला टाइप है सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है कि सिंगल बिजनेसमैन, जैसे पूरा होलसेल एक किराने की दुकान है और उसका एक ही मालिक होता है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाता है, एकल व्यापारी, एक ही जहां मालिक है बिजनेस का पूरे। पार्टनरशिप का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर के कोई बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप कहलाती है। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं तो वो क्या कहलाता है, पार्टनरशिप। अब समझने वाली ये बात है, सर सोल प्रोप्राइटर है तो जो भी प्रॉफिट होगा वो पूरा एक ही बंदे का है। सोल प्रोप्राइटर में साल भर में बिजनेस करने के बाद जो भी बंदा कमाएगा वो पूरा का पूरा पैसा एक ही पर्सन का है, यानी पूरा प्रॉफिट उसी का है, कोई टेंशन नहीं है किसी को देने लेने का। लेकिन यदि पार्टनरशिप फॉर्म में काम कर रहे हो, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हो, तो तुम्हारे पास ये समस्या है कि जो प्रॉफिट होगा उसको तुम आपस में दोनों लोग बांटोगे कैसे। 2 या 3 या 4 जितने भी लोग मिल करके बिजनेस चला रहे हो उसको तुम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में उस प्रॉफिट का बंटवारा कैसे करोगे। तो इसके लिए जो एक नंबर से डिसाइड होते हैं उनको क्या बोला जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बोला जाता है, कि हाँ हम इस रेशो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे, हम इस रेशो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे। ठीक है, डन, आगे बढ़े। चलो, घबराना बिल्कुल नहीं, हर चैप्टर कम से कम 2 से 3 बार रिपीट होगा, है ना, एग्जाम से पहले।
ऐसा नहीं कि आप कल ही रिपीट होगा, एग्जाम से पहले कम से कम 2 से 3 बार चैप्टर बड़े आराम से रिपीट होगा। इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम्हें आज ध्यान नहीं देना है ना। आज यदि तुम 60 से 80% भी ग्रास्प कर लेते हो तो दैट इज सफिशिएंट। सर हमको तो पूरा हम डब कर रहे हैं, पूरा ऊपर से जा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट सुनते रहो ध्यान से, है ना, मन मस्त मगन करके बैठे रहो बस। तो चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्लियर है। जिस रेट से, जिन डिजिट्स से ये डिसाइड होगा कि पार्टनर आपस में प्रॉफिट कैसे बांटेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझो कि मान लो 4 लोगों की फर्म है, ABCD 4 लोग मिलकर के कोई बिजनेस कर रहे हैं और उन्होंने बोला कि हम तो बराबर बांटेंगे। बराबर बांटेंगे यानी यदि उन्होंने 100 रुपए कमाए, यदि उनकी प्रॉफिट 100 रुपीज की है तो 100 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, नंबर ऑफ पार्टनर यानी 4, 25 रुपीज ईच पार्टनर विल गेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट। 25 रुपए हर पार्टनर को प्रॉफिट मिल जाएगा, बराबर है। पर ऐसा नहीं है, एक कहता है कि मैंने कैपिटल ज्यादा लगाई है, एक कहता है मैंने मेहनत ज्यादा की है, तो प्रॉफिट इक्वल मत करो, प्रॉफिट का एक अलग डिजिट डिसाइड करो। तो उन्होंने बोला 4321 कर देते हैं, या 2323 कर देते हैं, या 3232 कर देते हैं, वट एवर उन्होंने जो भी डिसाइड कर लिया वो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक, अब रिकंस्टिट्यूशन या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का क्या मतलब है। देखो बच्चा, तुम पार्टनरशिप में हो, 2 लोग पार्टनरशिप चला रहे हो, कब ऐसी सिचुएशन आएगी, फेस करोगे कि तुम्हें अपना रेशो चेंज करना पड़े। जस्ट इमेजिन, खुद सोचो, बोलना नहीं है, खुद सोचना है, मन में सोचो कि मैं ए और एक मेरा पड़ोसी बी दोनों मिलके कोई बिजनेस कर रहे हैं और हमने ये डिसाइड किया कि हमारा रेशो इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल रेशो लगा करके हम बिजनेस चलाएंगे। यानी यदि हम 100 रुपए कमाएंगे तो 2 ही भाई 50-50 रुपए रख लेंगे, दैट्स इट। अब कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी जब तुम्हें अपने रेशो को चेंज करना पड़ेगा, और जब तुम्हारा रेशो चेंज होगा तो वो कहलाएगा रिकंस्टिट्यूशन, पुनर्निर्माण या पुनर्संगठन। फिर से तुम क्रिएट कर रहे हो नई चीज, पुराना जो तुम्हारा एग्रीमेंट था वो बदल जाएगा, नया एग्रीमेंट तुम्हारा शुरू हो जाएगा। तो इसलिए उसको क्या बोला गया है, रिकंस्टिट्यूशन। यानी पार्टनरशिप डीड जो तुम्हारी पुरानी थी वो चेंज होकर नई पार्टनरशिप डीड बनेगी, इसलिए इसको क्या बोला गया है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर है, सब समझ में आ रहा है। किसी को कोई समस्या, तुम्हारे चेहरे के हाव भाव पूरे मांसपेश को खोल के बैठना ताकि उनको समझ में आए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम इमेजिन कर पा रहे हो कौन सी ऐसी सिचुएशंस होंगी जब तुम्हारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा। पहला है कि तुम्हारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी आपस में सहमति हो गई कि यार रेशो बदल लो यार। क्या है कि किसी, हो सकता है कोई मेहनत ज्यादा कर रहा हो और किसी ने सिर्फ कैपिटल लगा दी और वो आ ही नहीं रहा है। मतलब ए नाम का बंदा है, उसने कैपिटल कम लगाई पर वो बिजनेस में ज्यादा टाइम डिवोट करता है, और बी ने सिर्फ कैपिटल लगा दी और फिर वो आता ही नहीं है ना। तो हो सकता है ये रेशो आपस में क्या बोले, यार देखो मैं मेहनत बहुत करता हूँ यार, तो मेरा 60 कर लो, तुम्हारा 40 कर लो, 50-50 में मजा नहीं आ रहा है, मेरा बर्डन बहुत ज्यादा है। तो ये रेशो जब चेंज करेंगे तो वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर, आगे बढ़ो। उसके बाद इन्होंने हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव में पहला रिकंस्टिट्यूशन, दूसरा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सेम, फिर डिटरमिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। एक बार जो तुम हाँ कर दे तो पहली वाली छोड़ देंगे, और जो तुमने पाने के लिए छोड़ा है ना, वो जो छोड़ा है वही सैक्रिफाइसिंग है, और जो तुमने पाया है वो गेनिंग है। तो गाने को याद रखना। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हमने गुडविल का वैल्यूएशन तो सीख लिया, लेकिन हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखना है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का क्या मतलब होता है ये समझो। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि तुमने जो प्रॉफिट कमाया है, हाँ एक चीज तो तुम मेरे को बताओ कि तुमने क्या फ्रीक्वेंसी पढ़ी है, मीन मीडियन मोड पढ़ा होगा 9th-10th क्लास में। कॉमर्स के हो तो 11th इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स में तुमने मीन मीडियन मोड तो पढ़ा ही। वहां पर तुमने एक आइटम, धांसू आइटम पढ़ा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी
यदि तुम्हारा हिंदी माध्यम था तो आवर्त, जैसे फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जो चीज बार बार रिपीट हो रही हो, है ना, कैरी फॉरवर्ड हो रही है। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे तुम? पिछली वाली फ्रीक्वेंसी को नई वाली फ्रीक्वेंसी में प्लस करके फिर आगे लिखते थे, यही करते थे। तो क्युमुलेटिव एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब भी यही होता है कि जो तुम्हारा पिछले साल का प्रॉफिट है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, उसको इस साल के प्रॉफिट में जोड़ दिया और उसको आगे बढ़ा दिया। तुमने उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। ध्यान से सुनना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब बाबू ने खाना खाया के हिसाब से क्या होगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का नाम? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी वो प्रॉफिट जो अभी तक तुमने बांटा नहीं है। नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड ही क्या है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। लेकिन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब हो सकता है कि सिर्फ करंट ईयर का हो, बट यदि किसी ने ये लिख दिया कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, मतलब ये प्रीवियस ईयर्स का भी प्रॉफिट इसमें इंक्लूडेड है जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। क्या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्लियर है? रिजर्व का मतलब ये है कि जब हम किसी अमाउंट को प्रॉफिट में से थोड़ा सा अमाउंट बचा करके रख लेते हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी काम आएगा, इन केस ऑफ इमरजेंसी काम आएगा, तो वो अमाउंट जो होता है वो क्या कहलाता है? तुमने अपने जीवन में सुना इंगेजमेंट हो गई, इंगेजमेंट मतलब रिजर्व हो गया हमारा, है ना। अब इधर उधर भटकने का नहीं, है ना। योगासन शुरू करो और ध्यान की प्रैक्टिस लगाना शुरू करो। देवी आपको मिल चुकी है और देवता को भी पुष्प अर्पित करने का समय आ गया। रिजर्व मतलब स्पेसिफिक, फिक्स है ये वाला पैसा इस काम में आएगा। लेकिन रिजर्व भी दो तरह के होते हैं, जैसे शादियां दो तरीके से होती हैं। सर कैसी बात कर रहे हो? दो तरीके से, ऐसे कि सम्मेलन में होता है और इंडिविजुअल होता है, ऐसे ही रिजर्व भी दो तरीके का होता है। एक जनरल रिजर्व होता है जिसको आप कभी भी इमरजेंसी में यूज कर सकते हो। फिर एक और रिजर्व होता है जिसको बोला जाता है स्पेसिफिक रिजर्व, वो उसी पर्पस के लिए यूज होगा जिस पर उसका नाम, जिसके नाम की मेहंदी लग गई है बस काम खत्म, है ना। चलिए आगे चलते हैं। रिजर्व, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। री मतलब फिर से, वैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन, यानी ये आपकी जो वैल्यूज लिख रखी हैं बुक्स में उनको आप फिर से वैल्यू कर रहे हो। क्यों कर रहे हो आगे सीखेंगे, ठीक है। एक बार यहाँ जो भी 6 पॉइंट लिखे थे मैंने सारे माहौल बनाने की कोशिश की है। अब हम बुक इस लैंग्वेज में देखते हैं। बुक की लैंग्वेज पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाए, और बहुत अच्छे से पूरे कॉन्सेंट्रेशन से ध्यान रखना। सारे रिजर्व्स हटा के पार्टनरशिप कम्स इनटू, हाँ देखो, पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस Partnership comes into existence as a result of an agreement among the partners of a firm. पार्टनरशिप कब होती है? जब लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो। काय का एग्रीमेंट हो? कि हम मिलकर के बिजनेस चलाएंगे और उसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसको आपस में बांट लेंगे। यदि ये एग्रीमेंट है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, तो दैट इज पार्टनरशिप। टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द लीगल बिजनेस। अच्छा, बिजनेस भी कौन करना है? लीगल करना है, इलीगल नहीं करना, है ना। इलीगल और लीगल बिजनेस समझते हो? जैसे कानून ने जिन चीजों को अलाउ कर रखा हो वो, है ना। किडनैपिंग, मर्डर, ये काम लॉ नहीं बोलता आपको करने के लिए, है ना। सुपारी लेने लग गया, खाते खाते आदमी सुपारी लेने लग गया, तो ये चीजें लॉ परमिट नहीं करता हमको, ये बिजनेस नहीं करना है ना। ऐसी चीजें करना जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, इट्स लीगल बिजनेस, है ना। मैं सुपारी लेने का काम whenever there is any change in partnership agreement, अंडरलाइन करने वाली चीजें या नोट करने वाली चीजें, whenever there is any change in partnership agreement, then the existing agreement comes to an end and a new agreement comes into existence and the firm
कंटिन्यूस। यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है कि आपके जो पुराने एग्रीमेंट हैं, जो पुराने समझौते हैं, वो खत्म हो गए हैं, लेकिन पार्टनरशिप बंद नहीं हुई है। पार्टनरशिप तो एज इट इज चलती रहेगी, है ना। देखो एक गाना है बेटा, मैं मायके चले जाऊं तुम देखते रही हो, है ना, मैं डंडा लेके आऊंगा। बेटा डंडा लेके नहीं जाना, थोड़ा सा झगड़ा हुआ, बंदी मायके गई, थोड़े दिनों बाद मिला के वापस ले आओ, है ना, मना के वापस ले आओ, दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन। नई शुरुआत फिर से हो गई, रिश्ता नहीं टूटा है ना, तलाक नहीं हुआ है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बदल गए कि दादा तुम पहले नहीं सुनते थे, अब सुनोगे क्या। हाँ भाई सुनेंगे ना, आओ तो सही, बराबर है, डन। तो ये है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जीवन में उतार लो, पढ़ाई बहुत अच्छी है, पूरी समझ में आती है, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि जो पुराना एग्रीमेंट था वो खत्म हो गया और अब नए टर्म्स एंड कंडीशंस पर बिजनेस कैरी होगा। Reconstitution of a partnership firm means any change in existing business among the partners. क्या मतलब है रिकॉन्स्टिट्यूशन का कि कोई भी चेंज हुआ उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में, तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा अब कब कब होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन, तो 5 चीजें इन्होंने दे दी, समझिए। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म कैन टेक प्लेस ड्यू टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। निम्नलिखित कारणों से कभी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। व्हाट आर द रीजंस? फर्स्ट, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एक्जिस्टिंग पार्टनर। जो मौजूदा पार्टनर हैं उन्होंने आपस में क्या करा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर मतलब पहले 2 थे अब 3 हो गए। ए बी मिलकर बिजनेस कर रहे थे, सी को एडमिशन दे दिया कि भाई तुम भी आ जाओ यार। हो सकता है उनको कैपिटल कम लग रही हो या इफिशियंसी मैनेजमेंट की जरूरत हो या कुछ भी उनको जरूरत है, जिसकी वजह से उन्होंने एक नए बंदे को एडमिशन दे दिया, दैट इज एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। मान लो आप 3-4 पार्टनर थे, उसमें से एक पार्टनर रिटायर हो गया, तो भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल जाएगा। सीधी सी बात है, पहले जो प्रॉफिट 4 लोगों में बढ़ता था वो 3 में बढ़ेगा, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो चेंज होगा ही होगा, किसी को गेन होगा, किसी को सेक्रीफाई होगा। डेथ ऑफ ए पार्टनर। भाई साहब की पहुंच लंब ऊपर तक हो गई, प्रभु मिलन की आस में निकल लिए रात में, तो क्या होगा, तो भी रेशो चेंज हो जाएगा। अमलगमेशन और मर्जर ऑफ 2 पार्टनरशिप। अमलगमेट हो गए या मर्ज हो गए। अमलगमेशन यानी 2 ABC 3 पार्टनर की एक फर्म हो गई। DEF 3 पार्टनर की दूसरी फर्म थी। इन लोगों ने बोला यार ये मजा नहीं आ रहा है, कंपटीशन अपन आपस में ही कर रहे हैं, काम करो एक साथ मिल के आओ बिजनेस में। तो 2 फर्म मिलके एक हो गई, तो दैट इज अमलगमेशन या फिर मर्जर, ठीक है। 7 फेरों का ये बनना। दिस चैप्टर डील्स विद रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। यानी जो पहला पॉइंट था, ये चैप्टर सिर्फ उसी पर डील करता है बस, इसके अलावा वो किसी दूसरी बात पर डील नहीं करता। आगे बढ़ जाऊं। अभी तक जो भी मैंने समझाया वो पूरा समझ में आ रहा है क्या? चलो, तो मीनिंग ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या मतलब? Sometimes the existing partner of a firm mutually decide to change their profit sharing ratio. It amounts to purchase of share of profit by one partner from the other partner. इसका क्या मतलब है कि एक पार्टनर कुछ पार्ट प्रॉफिट का परचेस कर लेगा दूसरे पार्टनर से। सीधी सी बात है, जो सेक्रीफाइस, देखो क्या होगा कि मान लो 2 पार्टनर थे, इक्वल रेशो था, 100 कमाते थे, 50-50 बांट लेते थे। अब उन्होंने बोला कि यार एक काम करो 60 और 40 का रेशो रखेंगे। तो ये बताओ कि जिसको 60 मिल रहा है उसने दूसरे से खरीद लिया ना 10%, दूसरे से परचेस कर लिया उसने, है ना। इट अमाउंट्स टू परचेस। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मींस चेंज इन रेशो इन विच पार्टनर्स
of the firm will share future profit and losses. चेंज का मतलब क्या है कि जो फ्यूचर में शेयर होगा, पास्ट में जो होता था वो नहीं, जो फ्यूचर में रेशो अपनाएंगे ये लोग, वो वाला क्या कहलाएगा? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. In such case, the old partnership agreement comes to an end and a new agreement comes into force, incorporating new profit sharing ratio. In other words, change in profit sharing ratio results in dissolution of partnership firm and not dissolution of partnership firm. मैंने गलत पढ़ा. इसका क्या मतलब है? इन अदर वर्ड कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रिजल्ट्स इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. यदि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होगी. पार्टनरशिप का मतलब ये है कि उनका एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा. ये ध्यान रखना. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दोनों में डिफरेंस है. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू चलती रहेगी, उनके बीच का जो एग्रीमेंट है वो चेंज हुआ है. लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है कि पूरी तरह से बिजनेस बंद हो गया है. एक बार फिर से ध्यान से सुनना. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि उनके बीच में यानी एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में कोई एग्रीमेंट में यानी टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस हुए हैं. और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में का मतलब क्या है कि बिजनेस पूरी तरह से बंद हो गया, दुकानदारी बंद, शटर डाउन हो चुका है. ठीक है. The existing partnership agreement come to an end and a new agreement comes into existence and the firm continues. New profit sharing ratio will result in gain to some partner and also loss to some other at the same time. एक ही समय पर किसी पार्टनर को क्या होगा? प्रॉफिट होगा और किसी पार्टनर को लॉस होगा. जिसको गेन होगा, फायदा होगा, उसका गेनिंग रेशो है, और जिसको लॉस होगा उसका सैक्रिफाइसिंग रेशो है. क्लियर है? जिसको नुकसान होगा, जैसे देखो ए और बी दो पार्टनर थे, 50-50 था. ए क्या बोलता है कि अब मेरा 60 और बी का क्या 40, यानी बी को जो 50 मिल रहे थे अब कितने मिलेंगे? 40, यानी 10 का लॉस है. यानी बी ने क्या किया? सैक्रिफाई. और गेन किसको हुआ? ए. बराबर. ठीक है. लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल. The partner who gains must compensate the partner who loses due to change in profit sharing ratio. ये बात याद रखना कि जिस पार्टनर को गेन होगा वो कंपनसेट करेगा किसको? जिस पार्टनर ने सेक्रीफाई किया, यानी जिसको लॉस हुआ. क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, राम श्याम आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1. They decide to share profit and losses in equal ratio in future. It means Ram is sacrificing. इक्वल कर दिया. अभी 2:1 का रेशो है, अब क्या हो जाएगा? 1:1 का हो जाएगा. यानी राम ने सेक्रीफाई किया और श्याम ने गेन किया. तो श्याम जिसने गेन किया है उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा लॉसेस के लिए राम के. ठीक है. हाँ. माइनस साइन का मतलब है कि इसको गेन. ऐसा जरूरी नहीं है ना, सिचुएशन पर डिपेंड करेगा. फार्मूला कौन सा लगा इस पर डिपेंड करेगा. आप यदि कैलकुलेशन सैक्रिफाइसिंग कर रहे हो और माइनस लगा है मतलब अपोजिट आना है, यानी गेन है. ठीक है. देखो अभी इसमें क्या आया? एज सीन इन द गिवन एग्जांपल राम इज सैक्रिफाइसिंग, है ना. देखो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फार्मूला होता है सन, SON. सन मतलब पुत्र, SUN सन मतलब सूरज होता है ना. हाँ, ये भी ध्यान रखिए. तो SON सन याद रखना सैक्रिफाइसिंग रेशो का फार्मूला है. अच्छा सर, S मतलब सैक्रिफाई, ओल्ड माइनस न्यू रेशो, O मतलब ओल्ड और N मतलब न्यू रेशो. सन
है ना? किसी ने लेक्चर देखा है? जैसे मेरे पास भी नोट्स में क्या लिखा है? सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं पढ़ा हुआ है नहीं, बट सन नहीं तो आपने बोला फॉर्मूला क्या बना दिए। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फार्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये याद रखना। शॉर्ट फॉर्म में इसको याद रखने का तरीका क्या है? सन S इज इक्वल टू O माइनस N, ठीक है? तो इन्होंने देखो पुराना रेशो क्या था 2:1, यानी 2/3 राम का और 1/3 श्याम का, माइनस कर दिया न्यू रेशो 1:1 यानी 1/2 1/2, ठीक है? तो कितना आया? उसका 1/6 आया। जिसका फार्मूला लगाओगे और पॉजिटिव आंसर आया मतलब वही है। तो सैक्रिफाइसिंग का फार्मूला लगाया, राम के लिए पॉजिटिव आंसर है, 1/6 पॉजिटिव में है मतलब राम ने सैक्रिफाई किया। लेकिन श्याम में क्या आया? माइनस में आया, इसका मतलब है अपोजिट है, यानी इसको गेन हुआ है। अच्छा सर, मतलब यदि हम गेनिंग रेशो का फार्मूला लगाते तो राम माइनस में आता, तो राम क्या में आता? माइनस में। इसका मतलब है कि गेन नहीं है बल्कि राम का सैक्रिफाई। जो फार्मूला लगाओगे रिजल्ट यदि अपोजिट है, प्लस में नहीं है माइनस में है, इसका मतलब अपोजिट काम है। यानी गेनिंग का फार्मूला लगाया कोई माइनस में आया, इसका मतलब उसका सैक्रिफाई। सैक्रिफाइसिंग का फार्मूला लगाया आंसर माइनस में आया मतलब इसको गेन है, ठीक है? तो सर गेनिंग रेशो का फार्मूला क्या है? इस रेशो को बदल दो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो कर दोगे तो क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशो, ठीक है? गनो GNO है ना, यही बनेगा, ठीक है? आगे बढ़ो। एडजस्टमेंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हमें ये 4 चीजें पढ़नी है इस चैप्टर में। हमें इस चैप्टर में ये 4 चीजें पढ़नी है। 4 तो इन्होंने लिखा है लेकिन ये 6 हो जाएंगे। क्या? ये लिख लो, नोट कर लो। फार्मूले नोट नहीं किए होंगे तो दैट इज नॉट बिग डील, हम आगे वैसे भी लिख कर पढ़ेंगे, है ना? एडजस्टमेंट्स ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्या क्या एडजस्टमेंट हमें चैप्टर में सीखना है? पहला, डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। दूसरा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तीसरा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। ये ध्यान रखना गाइस कि जो यहाँ पर 4 स्टेप्स सीख रहे हो, ये 4 की 4 चीज तुम्हारे एडमिशन में एज इट इज काम आएगी, तो यहीं अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है? तो ये आप नोट करिए। मैं यहाँ से इस कथा को समाप्त करता हूँ और अब मैं मिलूंगा अगले हिस्से में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।